हेलो गाइज, 20 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। यूपीएससी की जो पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज चल रही थी उसकी अगली कड़ी है। आज क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री क्लास है। मौर्य साम्राज्य को पढ़ाएंगे दो तीन पार्ट में, कम से कम दो पार्ट में चलेगा। पहले पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य की शोध क्या होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में पढ़ाएंगे। दूसरे पार्ट में कुछ अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में अशोक के अवलेखों के बारे में चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो अब हम चलते हैं, प्रश्न क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कीजिए, तो नए बच्चों को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक हो लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के माध्यम से जितनी संस्थाएं द्वारा जितनी कोर्सेज चल रही है सबकी जानकारी आपको मिल जाए। आते हैं मौर्य साम्राज्य। पहला जो प्रश्न है कि पहला जो प्रश्न देखिए क्या है। पहला है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? प्रश्न शुरू हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रश्न शुरू हो गया आपके सामने। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई किसने जीता और ये इसका उल्लेख, खासकर मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, उसने जीता था। ठीक है, इसमें ऑप्शन है हर्ष जो गुप्तोत्तर काल का है, हमने पहले ही प्रश्न बता दिया है कि आप मौर्य साम्राज्य है। स्कंदगुप्त गुप्त काल के हैं, विक्रमादित्य जो है ये भी गुप्त काल के हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसने किसे जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी कहानी जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी कहानी जान। कब से कब तक शासन किया मौर्य साम्राज्य? मगध के गद्दी पे ही जो सत्ता स्थापित किया, मगध की गद्दी पे ही वो मौर्य साम्राज्य। और मगध की गद्दी पे सबसे लास्ट वंश था वो नंद वंश था, और उसका सबसे लास्ट शासक हुआ घनंद। उसकी हत्या करके और उसके सेनापति भत्साल को हरा के एक जो छोटा व्यक्ति था जो कोई राजा नहीं था, और चाणक्य की सहायता से, यानी कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से, यानी कौटिल्य की सहायता से गद्दी पे बैठता है वो चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य का शासन 322 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक रहता है। कहानी ये होती है, कल ही कहानी बताए थे हम पिछले क्लास में, मगध क्लास में, कि कौटिल्य को जब अपमानित करके घरान के दरबार से भगा दिया गया, तब वो क्या हुआ कि उसने कहा कि इस वंश का हम समूल नाश करेंगे। और उसकी तलाश में उसने शुरू कर दी कि कोई एक ऐसा योद्धा मिले जिसको हम सहायता करें, और सहायता के माध्यम से ही घराना का समूल नाश हो जाए। जब वो वन से गुजर रहा था तो एक बच्चा को देखा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, जो था राजकिलम खेल रहा था। राजकिलम खेल में होता क्या है कि बच्चा जो बीच में बैठ के राजा की भांति अपनी भावनाएं पर व्यक्त कर रही थी, और उनके दोस्त थे उनको आदेश दे रहा था कि ऐसे करना है, वैसे करना है। उसे लगा कि यही एक बच्चा है जो हमारे महत्वाकांक्षा को फुलफिल कर सकता है, और उसने बच्चे को वहां से लिया और सीधे ले जाकर तक्षशिला में उसको विद्या दिया, कूटनीतिक विद्या दिया, अर्थशास्त्र की विद्या दिया, शस्त्र की विद्या दिया, सबकी विद्या दिया। वही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या हुआ कि नंदों के सेनापति भत्साल को पराजित करके, और घनानंद जो शासन कर रहा था उसको पराजित करके उसकी गद्दी पे बैठा और एक नए राजवंश की स्थापना किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में बहुत सी विडंबनाएं हैं, बहुत से इतिहासकार बहुत कुछ कहते हैं। ये किस जाति का था, क्या था, पति संबंधी विचार। कोई कहता है शूद्र है, जैसे कथा सरिता सागर और बृहत कथा मंजरी में इसको शूद्र कहा गया है। कोई ब्राह्मण ग्रंथों में भी शूद्र कहा गया है इसको, ठीक है। जबकि जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में इसको 7 कुल से उत्पन्न क्षत्रिय कहा गया है, जिस कुल से हमारे महात्मा बुद्ध थे। ये उत्पत्ति संबंधी विचार है, ये नहीं पढ़ना है। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है कब से कब तक? 322 ईस्वी से लेके, ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इसने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया अपनाई, और साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में
उसने उसी समय यूनानी शासक सेल्कस निकेटर की घटना होती है। उसी समय यूनानी शासक सेल्कस निकेटर 305 ईस्वी में इसने 5 ईसा पूर्व में इसने यूनानी शासक जो था सेल्कस निकेटर को हराया, क्योंकि उसका आक्रमण हो चुका है सेल्कस निकेटर का। साम्राज्य विस्तार के क्रम में सेल्कस निकेटर को हराया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को हराया। और ये यूनानी शासक। और हराने के बाद इसकी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, इसकी पुत्री हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने इसकी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया से शादी की। और बदले में क्या क्या मिला इसको? बदले में इसको 5 प्रांत मिले। इसको 5 प्रांत मिला इसको बदले में। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो उत्तर पश्चिम के 5 प्रांत मिले, हेरात, निकोसिया, कंधार इत्यादि क्षेत्र मिले इसको। और बदले में इसने क्या किया? 500 हाथी जो था वो दे दिया। किसको? दान में सेल्यूकस को दिया था इसने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दे दिया सेल्यूकस निकेटर को। और ये हारने के बाद इसको दहेज के रूप में 5 क्षेत्र मिले, अर्केशिया, एरिया, हेरात, कंधार, परपेशिया, पेपलेशिया, ये क्षेत्र मिला इनको। और ये साम्राज्य, मगध साम्राज्य का विस्तार अब यहाँ हुआ, क्योंकि यूनानी शासक को हराया। तो ये क्षेत्र उनका था, उत्तर पश्चिम प्रांत का। तो उत्तर पश्चिम प्रांत में भी इनका कब्जा। और कर्निया से भी शादी भी कर लिया इसने। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को इनके दरबार में भेज दिया। एक राजदूत को इनके दरबार में मेगास्थनीज को भेज दिया इसने, मेगास्थनीज। और इसी मेगास्थनीज ने पूरी भारतीय इतिहास, भारत की सामाजिक आर्थिक दशा, सबकी चर्चाएं करना शुरू कर दिया। सबके बारे में उसने बताया। किसने? कौन? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका। इसके बाद कहानी ये हुआ कि यूनानी इतिहासकार इसको क्या नाम देते हैं? यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस कहे। यूनानी इतिहासकार इनको सेंट्रोपोटस कहे। सेंट्रोपोटस के रूप में जाने हैं। और इसके बाद सेंट्रोपोटस इनको कहे। इसके बाद जब शासन के करने के कुछ दिन बाद इनके मन में आया कि ये साम्राज्य जो है ये सब मोह माया, और उस मोह माया को त्याग कर जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में के साथ श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में पड़ता है श्रवण बेलगोला, चले गए। और वहां अपने जैन तरीके से जैन समाधि या स्मरण स्थल तरीके से घोर तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति से अपना प्रांत और अपने पुत्र के पक्ष में उन्होंने गद्दी को त्याग। अब है कि प्रश्न, भाई जीता कैसे? अभी मालवा गुजरात की चर्चा हुई कि भाई इसी साक्ष्य कहां से मिलता है, मालवा गुजरात का साक्ष्य कहां से मिलता है कि भाई जीता कैसे? तो एक है अभिलेख, कुछ स्रोत है जिनके जानने के लिए मौर्य साम्राज्य में, इसमें है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक रुद्रदामन का था। ठीक है, ये शासक रुद्रदामन का था। जूनागढ़ अभिलेख था और 150 एडी का ये है, 150 एडी का है। इसकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। लिपि तो ब्राह्मी उपयोग किया गया था और भाषा संस्कृत भाषा थी, लिपि ब्राह्मी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी अभिलेख के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विजय की चर्चा करती है, क्योंकि इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का चर्चा मिलता है और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कैसे उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का कैसे उल्लेख मिलता है? जिसे पता चलता है कि ये पश्चिम की तरफ ये विजय किया था। जूनागढ़ अभिलेख में ही एक सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र प्रांत में निर्मित था, सौराष्ट्र प्रांत में निर्मित था सुदर्शन झील, इसकी चर्चा है। सुदर्शन झील की चर्चा मिलती है और कहा गया कि सुदर्शन झील जो बनवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था।
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था। और इसका जो प्रांतपति था, वहां का प्रांतपति वो था पुष्पगुप्त वैश्य, किसके द्वारा ये बनवाया गया था। इस अभिलेख में चर्चा में सुदर्शन झील की चर्चा में बात कर रहा, यहीं से पहली बार उल्लेख मिल जाता है कि भाई इसका विजय जो था पश्चिम की तरफ था। उसके बाद इसमें इस झील के आसपास अशोक ने पुनरुद्धार कराया था, इसका भी उल्लेख जूनागढ़ में मिला है। यानी इसके बाद इसका पोता जो था उसने, अशोक ने भी इस झील का जीर्णोद्धार कराया था और इसका वहां प्रांतपति था सुशासन। याद रखिएगा, एक पूछेगा, सुशासन था। तीसरा जो शासक की चर्चा यहां मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में और सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कराने की बात है, तो गुप्त शासन काल में एक तो रुद्रदमन था खुद, रुद्रदामन था खुद, ठीक उसी का अभिलेख था। और सुविशाख जो था बेठ बेगारी पद्ता से, बेठ बेगारी पद्ता से इसका जीर्णोद्धार कराया था। और एक गुप्तकालीन शासक था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की भी चर्चा मिलती है कि इसने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, रिमॉडलिंग कराया था। और उसका प्रांतपति था चक्रपलित, पंदत का पुत्र चक्रपलित द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। ये सुदर्शन झील कि जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें पूरी व्याख्या की गई है कि पश्चिम की तरफ विजय किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसका चर्चा यहाँ कर दी। तो मालवा विजय की चर्चा, गुजरात विजय की चर्चा और महाराष्ट्र विजय की चर्चा यहां से मिल जाएगी उसकी। चलिए प्रश्न पे आते हैं। देखिए आ गया प्रश्न, ही आ गया कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कहां से? किक्र विवरण से नहीं, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है, जस्ट अभी बताए हैं। जैन परंपरा से नहीं, अशोक के स्तंभ अभिलेख से नहीं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी, यानी तलाक की अनुमति कहां दी गई थी, इसकी चर्चाएं कहां मिलती है, ये इस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही उसका जो गुरु था वो था कौटिल्य। कौटिल्य कहे, कौटिल्य कहे, विष्णुगुप्त कहे या चाणक्य कहे। चाणक्य जो था ऋषि चनक का पुत्र था, ऋषि चनक का पुत्र था। इसने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी पुस्तक, ठीक है। और इसमें पूरी मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा मिलती है, मौर्यकालीन इतिहास की चर्चाएं मिलती है, मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा। और क्या चर्चा मिलती है इसमें? मौर्यकालीन इतिहास के अलावा इसमें राजनीतिक और लोक प्रशासन, राजनीतिक और लोक प्रशासन की चर्चाएं मिलती है। राजनीति एवं लोक प्रशासन की चर्चा मिलती है इसमें। राजनीति कैसे करना है और प्रशासन कैसे चलाने हैं, यानी प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी चर्चा इस पुस्तक में मिलती है, ठीक है। ये जो था ये गद्य और पद शैली में था और महाभारत शैली में लिखी हुई थी। ये गद्य और पद शैली में एवं पद शैली में और महाभारत शैली में, गद्य पद भाग में महाभारत शैली में लिखी हुई थी। और इस ये जो था 15, इसमें 15 अधिकरण थे, 180 प्रकरण थे और 6000 श्लोक थे इसमें। 15 अधिकरण यानी 15 पाठ, 180 सब पाठ, प्रकरण सब पाठ और 6000 श्लोक थे। इसमें उसमें की पूरी सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की गई है। और सामाजिक व्यवस्था में कहा गया था कि दास नहीं है, दास हैं, महिलाओं के अधिकार क्या क्या है, जीने का अधिकार क्या क्या है, सामाजिक व्यवस्था जो भी थी पूरी चर्चा इसमें की गई है। किसमें? इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। यानी दास प्रथा का वर्णन किया गया था, भूराज संबंधी क्या क्या दास प्रथा का वर्णन अर्थशास्त्र में, इस अर्थशास्त्र में दास प्रथा का वर्णन, भू राजस्व जो था उसका निर्धारण 1/6
प्रशासनिक व्यवस्था में 18 अध्यक्ष 27 अध्यक्षों की चर्चा की गई है। सप्तांग सिद्धांत, राजनीतिक स्वयं कि राजा के 7 मित्र होंगे, सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। सप्तांग सिद्धांत भी अर्थशास्त्र में दिया गया था, जिसमें किसका किसका नाम आता है सप्तांग सिद्धांत में? एक तो स्वामी राजा खुद होगा, एक स्वामी होंगे, राजा होंगे, दूसरा कौन उसका साथी होगा, एक अमात होना चाहिए यानी कमांडर इन चीफ होना चाहिए, एक दुर्ग होना चाहिए, एक दुर्ग होना चाहिए, एक जनपद होना चाहिए, एक जनपद, दुर्ग और कोष, 1 2 3 4 5, 2 और था सिद्धांत में। सप्तांग सिद्धांत राजनीति के लिए एक तो मित्र होना चाहिए राजा का, जिससे कुछ बातें कर सके, और एक दंड ने अर्थदंड और सेना, और दंड देने के लिए सेना भी होना चाहिए, तभी राजा फुलफिल होगा। और ये सप्तांग सिद्धांत दिया था। 18 तीर्थ 27 अध्यक्षों की चर्चा की गई है इसमें। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि मेगास्थनीज की चर्चा में जस्ट किए हैं कि मेगास्थनीज, क्योंकि प्रश्न बनते हैं इसके, आजकल प्रश्न इसी से उठाए जा रहे हैं। मेगास्थनीज जो था श्रीकृष्ण निकेतन का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उस इंडिका में क्या क्या वर्णन किया? सबसे पहले उसने पाटलिपुत्र यानी पालीप्रोथा, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसमें की, यानी पालीप्रोथा के बारे में चर्चा की, और पालीप्रोथा के प्रशासन की चर्चा उसने की। प्रशासन की चर्चा किया। क्या प्रशासन की चर्चा किया उसने? पालीप्रोथा में उसने नगर प्रशासन की चर्चा किया। उसने कहा 6 समितियों जो थी जिसमें 5-5 मेंबर होते थे, 6 समितियां थी, जिस हर समिति में 5 मेंबर होते थे, सबके अध्यक्ष होते थे, और इसी समिति के माध्यम से नगर प्रशासन चलाए जाते थे। नगर प्रशासन की चर्चा, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की चर्चा किया था। उसके अलावा इसने राजस्व प्रशासन की भी चर्चा किया, राजस्व प्रशासन की भी चर्चा किया इसने। इसके अलावा और क्या चर्चा किया इसने? उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ का जो सड़क थी उसकी चर्चा इसने किया है। काम मेगास्थनीज की इंडिका में इसलिए बता रहा हूं इतनी बातें क्योंकि आजकल पुस्तकों के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें उसने 7 जातियों का वर्णन किया है, 7 जातियों का वर्णन किया है। साथ में 7 जातियों के अलावा उसने दास प्रथा नहीं है, क्योंकि आए होंगे, घूमे होंगे, देखे होंगे, उनको लगा नहीं कि जो काम कर रहे हैं वो दास है, इसलिए दास प्रथा, क्योंकि इंडिका जाके वो लिखे, यूनान में गए तो जहां लिखे थे। अकाल नहीं पढ़ते थे, इसकी चर्चा की गई है। अकाल नहीं पढ़ते थे, ये भी बात उन्होंने कहा। अकाल नहीं पढ़ते थे, ये भी बात उन्होंने कहा। और अकाल की व्यवस्था के लिए उन्होंने सहगौरा और महास्थाना, सहगौरा गोरखपुर पड़ता है, सहगौरा और जो पड़ता है गोरखपुर में, और महास्थाना पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इस जगह अकाल के संबंधी विवरण दिया गया है कि इसके लिए एक गोदाम बनाया गया था ताकि अनाज रख सके और अकाल के समय इसकी पूर्ति की जा सके। यहाँ से उन्होंने 7 जातियों की जो चर्चा की है, उन्होंने जो 7 जातियों की चर्चा की है उस पर अभी तक प्रश्न नहीं बने हैं। यदि बन जाए तो क्या कीजिएगा, ठीक है। पीसीएस का प्रश्न होता है 7 जातियों की चर्चाएं कर। चलिए, ये रहा मेगास्थनीज के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है? बिंदुसार जो है गद्दी पे बैठता है। बिंदुसार गद्दी पे बैठता है और बिंदुसार शासन करता है 298 ईसा पूर्व से लेके 232-33 शायद 272 ईसा पूर्व तक वो शासन करता है। ईसा पूर्व तक शासन करता है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में क्या है? इसका अन्नाम क्या था? अन्नाम क्या था? अमित्रघात। अमित्रघात कहे, भद्रसार कहे, यानी अमित्रघात भी कहा गया है। अमित्रघात भी कहा गया है। वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है? वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है। वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है। भद्रसार भी कहा गया बिंदुसार की घटना में। और सिंहसेन भी कहा गया। यूनानियों ने इसको सिंहसेन कहा है।
यूनानियों ने इसके सिंह सेन कहा। तक्षशिला में उसमें विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। इसकी भी चर्चा मिलती है, इसकी चर्चा की गई है। ये जो थे बिंदुसार जो शासन किए, तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्होंने क्या क्या किया, तो अशोक, उज्जैन में विद्रोह हुआ तो दबाने के लिए भेजा अशोक को, जो इनका पुत्र था, और जो अशोक सम्राट बन के आया, और अशोक को उज्जैन का गवर्नर बना के भेजा था। ये आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे और पिंगल मुनि बस इनके गुरु थे। आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे, पिंगल मुनि बस इसके गुरु थे। आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे ये, और पिंगल मुनि जो है, पिंगल मुनि बस जो थे इनके गुरु थे। उसमें देखेंगे कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनके समय भी दो राजदूत आए थे, एक सीरिया के शासक एंटियोकस, सीरिया के शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत आया था। एंटियोकस का राजदूत आया था डाइमकस, क्या नाम था उसका, डाइमकस उसका नाम था, डाइमकस। और सीरिया के शासक से इन्होंने 3 चीजों का डिमांड किया। एक तो कहा कि भाई अंजीर दे दीजिए, सबसे पहले मीठी मदिरा दे दीजिए, सूखी अंजीर दे दीजिए, और दार्शनिक दे दीजिए। तो सीरिया के शासक ने कहा कि दार्शनिक का खरीद बिक्री मेरे यहाँ नहीं होता है, इसलिए दार्शनिक नहीं देंगे। मीठी अंजीर दे दिया उसने, सूखा मीठी मदिरा दे दिया, सूखा अंजीर भिजवा दिया, मगर उसने दार्शनिक नहीं भेजा। इससे अपना संबंध स्थापित करने के लिए मिस्र के शासक जो थे, यहाँ थे एंटियोकस, और मिस्र के शासक जो थे टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र के शासक जो थे टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस जो थे, इसने एक राजदूत भेजा अपने दरबार में, उसका नाम था डायोनिसियस, डायोनिसियस नाम था उसका, डायोनोसिस नाम था, इसके दरबार में भेजा। इससे पश्चिमोत्तर प्रांत में जो है इनकी क्या कूटनीतिक संबंध स्थापित करने से वो सीमा सुरक्षित हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य विस्तार किया था, उस साम्राज्य विस्तार के माध्यम से इनकी सीमा भारत में थी ही थी। ये रही बिंदुसार की घटना पूरी। हाँ, चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अर्थशास्त्र में चर्चा इसकी मिलती है। सेल्यूकस निकेटर आ गया, प्रश्न ही आ गया। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो किस भारतीय राजा ने हराया था? जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर यूनानी थे, और हम कल यूनानी आक्रमण पढ़ा रहे थे तो बताए भी थे में। तो प्रांत जीतने के बाद उन्होंने सेल्यूकस को क्या किया, सिंध और अफगानिस्तान का क्षेत्र प्रशासक नियुक्त किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रशासन के विस्तार के क्रम में सिंध और अफगानिस्तान को जब गए तो सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराए। और हराने के बाद कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराने के बाद उनसे 5 प्रांत दहेज में लिए, और 5 प्रांत का नाम बताए हैं, और 500 हाथी उपहार में दिए, और पुत्र शादी भी किए। तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये मैप लगाए हैं, मैप से पहले ये अशोक के साम्राज्य के कालीन जो अभिलेख थे उसका मैप। इसके पहले देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, अशोक को आमतौर पर उसके शिलालेख में जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या था? अशोक के शिलालेख थे। अशोक ने साम्राज्य विस्तार किया और शिलालेखों के माध्यम से अपने साम्राज्य की अवधारणा को रखा। तो साम्राज्य में अभिलेखों में क्या कहा गया है अशोक को? तो अभी अशोक की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अशोक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्या अशोक के अभिलेख के बारे में पूछा है। अशोक बिंदुसार का पुत्र, अशोक का द ग्रेट, और इसने इसके साम्राज्य विस्तार की जो पूरी प्रक्रिया है और साम्राज्य विस्तार के बारे में जो जानकारी मिलता है शिलालेखों के माध्यम से जानकारी मिलता है कि उनका साम्राज्य कहां नॉर्थ से साउथ तक कहां था। सबसे पहले अशोक की बेसिक जानकारी लेते हैं। अशोक 273 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है। ये कब तक गद्दी बैठा रहा? अशोक 232 ईस्वी तक गद्दी पे बैठा, ईसा पूर्व ही है, 32 ईसा पूर्व तक। पिता बिंदुसार हो गया, पिताजी बिंदुसार हो गया, और माता जी का नाम था इनका
सुभद्रांगी धर्मा नाम था। पत्नी महादेवी, देवी महादेवी, बहुत पतियों का चित्र मिलता है। करवती का भी जिक्र मिलता है, तीवर पुत्र मिलते हैं, और संमित्रा महेंद्र पुत्र पुत्र की जिक्र मिलता है। ठीक है, इन्होंने सुसीम प्लस अपने 99 भाइयों की हत्या कर, सुसीम जो गवर्नर था तक्षशिला का, बिंदुसार का पुत्र था, और अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा। उसके बाद ये महान बना। और राधा मंत्री जो था, मंत्री था राधा, मंत्री का नाम था राधा गुप्त, उनके सहयोग से ये गद्दी पे स्थापित। अशोक साम्राज्य विस्तार क्रम में एक ही युद्ध मात्र लड़ा, साम्राज्य विस्तार क्रम में, वो कलिंग का युद्ध लड़ा था। उस कलिंग के युद्ध के बाद वो जो हिंदू धर्म था वो छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसने एक धर्म की एक नई नीति अपनाई, धर्म अपनाया। यानी एकमात्र युद्ध जो लड़ा था वो है कलिंग युद्ध, जो उसके शिलालेख जो थे 8वें वर्ष में, यानी कलिंग का युद्ध लड़ा था, वो अपने शासन के गद्दी प्राप्त करने के 8वें वर्ष में लड़ा था कलिंग का युद्ध। और कलिंग पड़ता है ये 19 वाला बेल्ट, कलिंग की मैं चर्चा कर रहा हूं, कलिंग की चर्चा कर रहा हूं। कलिंग विजय किया, और कलिंग विजय करने के बाद उसको एक प्रांत बना दिया जिसकी राजधानी तोसली हो गई। और इसमें इतनी हत्याएं हुई कि उसका मन विक्षुब्ध हो गया, और वो भेरी घोष से बुद्ध घोष की ओर निकल गया। कहा कि नहीं, अब एक क्षेत्र जीतने के लिए इतने लोगों की हत्याएं करना, इतने लोगों की जान देना और लेना, ये उचित नहीं है कहीं से। और उसमें कलिंग पे था नंदराज का शासन था, और इस कलिंग युद्ध की जो चर्चा मिलती है वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में, और अपने अभिलेखों में चर्चा किया है कलिंग के, वो है अपने अभिलेख 13वें अभिलेख में चर्चा मिलती है। ठीक है, इसमें इस कलिंग युद्ध के बाद उसके मन में आया कि नहीं, ये सब जो चीजें हत्याएं हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। एक युद्ध से क्षेत्र जीतने के लिए इतने लंबे लोगों की हत्या नहीं चाहिए। उसका वो भेरी घोष से धर्म घोष की ओर मूव कर गया, और बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने में उपगुप्त जो था, उपगुप्त ने बौद्ध धर्म अपनाने में मदद किया, यानी बौद्ध में दीक्षित किया। इसको अशोक। उसके बाद इसने एक धर्म नामक एक धर्म चलाया इसने। अब धर्म क्या था, ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में पढ़ाएंगे, मगर मोटा मोटा बताते हैं कि धर्म क्या है। धर्म जो था ये पाली शब्द से निकला था। धर्म नहीं था, ये सामाजिक और नैतिक आचरण था, सामाजिक और नैतिक आचरण था। ये मेंस का टॉपिक है, और ये पाली भाषा में धर्म से लिया गया था। उसने धर्म चलाया, कोई धर्म नहीं चलाया था। इसमें सभी धर्मों के चीजों को समाहित किया, सभी धर्मों के कुछ कुछ चीजों को लिया, और एक धर्म नैतिक दर्शन चलाया, सामाजिक और नैतिक दर्शन चलाया। और ये इस धर्म का उल्लेख कहां मिलता है? इस धर्म का उल्लेख मिलता है दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख। अभी अभिलेख की चर्चा करते हैं हम। दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख में धर्म की व्याख्या ही कराई है। दूसरे और 7वें स्तंभ अभिलेख में इसने धर्म की व्याख्या किया है। ठीक है, अब है कि अशोक का नाम क्या क्या है। एक अशोक का नाम आता है पुराणों में, अशोक वर्धन। अशोक वर्धन आता है पुराणों में, अशोक वर्धन। एक नाम आता है बुद्ध शाक भी कहा गया है। मास्क जब धर्म अपना लिया उसने, तो उसका नाम अपना एक और आया मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख में इसको बुद्ध शाक भी कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध शाक भी कहा गया, मास्की अभिलेख। इसके अलावा इसको महाराजाधिराज भी कहा जाता था। प्लस इसके अभिलेखों में इसको पिदसी, देवनाम पिदसी, यानी और खासकर देवनाम पिदसी, देवानाम मई पियदसी, दसी भी कहा गया है इसको अभिलेखों में। और राजा था, इसका उल्लेख जो मिलता है बराबर पहाड़ी में जो गुहा अभिलेख खुदवाया था उसने, आजीव संप्रदाय को दान दिया था, तो उसके लिए राजा कहा गया। धर्म अपनाने के बाद वो सिर्फ बौद्ध धर्म को ही नहीं माना, बौद्ध धर्म की कुछ अच्छे चीजों को लिया, बाकी जो है हिंदू धर्म की अच्छे चीजों को लिया, आजीव संप्रदाय की मना नहीं, हर धर्म के संभाव को रखा, और उसने अपने अभिलेखों में मेंशन भी किया। तो एक एक करके बताएंगे अभिलेखों के माध्यम से। उसके जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे। अभिलेख की चर्चा मैं यही करता हूं।
उसके अभिलेख जो थे 3 प्रकार के थे। कौन कौन अभिलेख थे उसके? पहला जो अभिलेख पड़ता था वो शिलालेख था। दूसरा स्तंभ अभिलेख, और तीसरा था गुहालेख। शिलालेख में भी था दीर्घ लघु, स्तंभ में भी था दीर्घ और लघु, और गुहालेख जो खुदवाया था वो बराबर की पहाड़ियों में खुदवाया था। गुफाओं का प्रवेश बोलते हैं, बराबर पहाड़ों को काटकर एक गुफा खुदवाया था, जिसे गुहालेख बोलते हैं। यानी बृहद और दीर्घ यानी बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख की बात इसने किया था। तो बृहद शिलालेख जो था 8 था और लघु शिलालेख बृहद 18 था। ये इसी बृहद शिलालेख में उसने 14 राजाज्ञाओं की चर्चा, राजाज्ञाओं खुदवाया था अभिलेखों में। 14 राजाज्ञाओं की खुदवाया था अभिलेखों में माध्यम से। ठीक है। और इस शिलालेख क्या होता था कि एक पट्टिका होती थी, उस पट्टिका पे, इस पट्टिका पे 14 राजाज्ञाएं खुली होती थी पट्टिका पे। ठीक है। उसका स्तंभ अभिलेख में भी बृहद और दीर्घ यानी बृहद और लघु ये थे 6 संख्या में और ये थे 5 संख्या में। अब इसकी भाषा क्या थी? इस शिलालेखों की भाषा क्या थी? भाषा देखिए क्या थी। भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी। लिपि, प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था और लिपि 4 लिपियों को अपनाया गया था। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी जो थी दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, उर्दू भाषा टाइप। अरमाइक और यूनानी। खरोष्टी लिपि जो थी शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख था उसका, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख था उसमें ये खरोष्टी लिपि में खुदी हुई थी। यूनानी में जो खुदी हुई थी वो लगमान अभिलेख था। कौन था? लगमान अभिलेख जो था यूनानी लिपि में खुदी हुई थी उसकी। ठीक है। और अरमाइक लिपि में तक्षशिला का अभिलेख था, वो खुदी हुई थी। तक्षशिला का जो अभिलेख था वो खुदा हुआ था। एक था अरमाइक और यूनानी दोनों भाषा मिला के, यानी कंधार अभिलेख जो था वो द्विभाषी अभिलेख था, जिसमें अरमाइक यूनानी दोनों भाषा का अभिलेख था, द्विभाषा अभिलेख था। अब हम आते हैं मैप पे आ जाते हैं तो दिख जाएगा आपको। देखिए ये देखिए, ये मैप देखेंगे तो ये अभिलेखों का चर्चा हुआ है इसमें, जो अभिलेख हम बताए हैं। तो ये शाहबाजगढ़ी मानसेरा जो है खरोष्टी लिपि में, लगमान यूनानी में, तक्षशिला जो है अरमाइक लिपि में, और सेरकुना जो है कंधार अभिलेख जो है द्विभाषी यानी यूनानी और अरमाइक दोनों मिला के भाषा के अभिलेख थे। बाकी जो अभिलेख थे उसके ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई थी और भाषा सबकी प्राकृत ही रखी गई थी। इस अभिलेखों को पढ़ा किसने सबसे पहले? 1837 इसमें जेम्स प्रिंसेप साहब ने इस अभिलेख को पढ़ा था। और दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है, जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली जो टोपरा अभिलेख है उसी को पढ़ा था इस अभिलेख के माध्यम से। दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसी को पढ़ा था, दिल्ली टोपरा अभिलेख। ऐसे अभिलेखों की खोजकर्ता जो थे, कौन अभिलेख किसके हैं, वो पैंथलर साहब थे। कौन थे? पैंथलर साहब थे, जो दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजे थे। पैंथलर साहब जो थे, पैंथलर साहब जो दिल्ली मेरठ अभिलेख था, मेरठ उठा के दिल्ली लाया गया था, उस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक काल में दोनों अभिलेख जो है दिल्ली लाया गया था। इसको खोज 1750 ईस्वी में पैंथलर साहब ने किया था इसका। ठीक है। अच्छा, बृहद शिलालेख में तो 14 राजाज्ञाएं छपी होती थी। लघु शिलालेख में क्या छपा होता था? लघु शिलालेख में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में छपी हुई थी, व्यक्तिगत जीवन के बारे में छपा हुआ था। ठीक है, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में छपा हुआ होता था। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। अभिलेख की चर्चाएं हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी हम चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अशोक को अपने आमतौर पर उसके शिलालेख में जिस नाम से जाने जाते थे वो क्या था? प्रियदर्शी नाम था उसका।
देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम का अभी बताया ना कि लघु स्तंभलेख जो था, लघु शिलालेख था, जो उसमें क्या होता था, व्यक्तिगत जानकारियां मिलती थी। तो लघु शिलालेख में कौन कौन था? सासाराम, कौन कौन था देख लेते हैं इधर आप। सासाराम, सासाराम, ये देखिए बना हुआ लघु शिलालेख का फोटो। सासाराम, मास्की, मास्की, नेतूर, मास्की, नेतूर, एरागुड्डलम, नेतूर, उदयगोलम, मास्की, नेतूर, उदयगोलम और एरागुड्डी, एरागुड्डी। मास्की, नेतूर, उदय, इसमें जो है ये जो लघु शिलालेख थे इसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। इस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ये 4 अभिलेख ऐसे थे जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। और मास्की शिलालेख में इसको बुद्ध शाक भी कहा गया है, बुद्ध शाक भी कहा गया है। मास्की शिलालेख में इसको बुद्ध शाक भी कहा गया है। और भबरू, भाबरू जो है, भाबरू, ये भी लघु शिलालेख है। भाबरू और बैराज, भाबरू और बैराज, या बैराज कहें, जयपुर में पड़ता है, ये जयपुर में पड़ता है भाबरू या बैराज। इस शिलालेख पे क्या खुदा हुआ था? और ये इसमें त्रिरत्न की अवधारणा, यानी त्रिरत्न की अवधारणा, यानी बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ का जिक्र मिलता है। भाबरू या बैराट अभिलेख में बुद्ध धम्म संघ की जानकारी मिलती है इसमें। और सासाराम में तो बिहार में पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। बाकी फिर मैप लगा है, प्रश्नों के माध्यम से बताते रहेंगे हर शिलालेख का। तो किस में व्यक्तिगत नाम मिलता है? तो मास्की, नेतूर, उदयगुलम, एरागुड्डी, मूंग। तो मास्की में इसका नाम व्यक्तिगत नाम अशोक वर्धन मिलता है। मास्की में अशोक वर्धन और बुद्ध शाक दोनों मिलता है। अशोक के शिलालेखों के अनुसार लोगों के बीच सामाजिक सद्भाव धार्मिक भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के शिलालेख में मिले हैं। 12वें शिलालेख में धार्मिक सद्भाव की चर्चा की है और उन्हें धर्म प्रचार के बजाय समानता के विचार पर प्रहद किया। तो दोनों सही है और आर्य सही का प्रश्न कर रहा है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, 8वें वर्ष जीता और मिला लिया। कलिंग जो था क्यों फेमस था? दक्षिण भारत जाने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए कलिंग विजय जरूरी था। और यहीं पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी पड़ता था। तो भाई दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए, दक्षिण भारत में जाने के लिए और समुद्री मार्ग नियंत्रण के लिए ये कलिंग विजय जरूरी था, इसलिए कलिंग विजय किया। दोनों सही है और दोनों स्पष्ट स्पष्टीकरण करता है। विशाख दत्त द्वारा प्राचीन भारत के नाटक जो है मुद्रा राक्षस का विषय क्या था? मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त जो था मुद्रा राक्षस, इसका विषय क्या था? प्राचीन हिंदू विद्यादेवताओं को रक्षा करना। और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो था ये भी साक्ष्य बनता है हमारे यहाँ क्या, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ये नहीं होगा। एक राजकुमार, एक नहीं, ये भी नहीं। 2 आर्यों के बीच सत्ता संघर्ष, ये भी नहीं। चंद्रगुप्त के समय दरबारी साजिशों की चर्चाएं करना, ये मुद्रा राक्षस का विषय था और उसमें पूरी चर्चाएं की है इसमें। चलिए ये प्रश्न जो है निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। अभी तक अशोक की चर्चा की है। तो अशोक के बाद सबसे लास्ट शासक हुआ बृहद्रथ और उसकी हत्या करके शुंग वंश के शासक जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसका अमात्य सेनापति शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर डाली। उसका यह शासन चलता है मरणोत्तर था। सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण द्वारा की गई थी, जिसके सिंहासन हड़प लिया गया था। ठीक है। और कर्ण वंश की अंतिम शासक आंध्रों ने प्रच्युत कर दिया था। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दें। और यह प्रश्न मरणोत्तर काल का प्रश्न है, यहां गलती से लग गया है, कोई बात नहीं। बता देता हूं कि जो है इसमें क्या क्या होगा। कर्ण वंश के अंतिम शासक को आंध्रों ने प्रच्युत किया था। ठीक है। एक, हाँ इसमें 1 और 2 और इसमें ऑप्शन ही गायब हो गए। पहला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्ण ने किया था, यह भी सही है। और कर्ण वंश के अंतिम शासक जो है
आंध्रो ने किया था, गलत बात है, 1 और 2 सही हो जाएगा। बाकी हम चर्चाएं जो है इस प्रश्न की मरणोत्तर काल में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। अशोक की टॉपिक